वेलकम है। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स की पैडागोजी में एरर्स इन मैथमेटिक्स। एरर्स इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की पैडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है। इस टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा बहुत 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 आसान आते हैं। आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। वो सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, समझाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। बस एक अपने माइंड को हमें समझाना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे एरर्स करते हैं क्लास में उनका क्या मतलब है और टीचर्स के ऊपर उन एरर्स की क्या इंप्लीकेशन है। सबसे पहले तो देखिए, जो बच्चे क्लास में एरर्स करते हैं ये एक नॉर्मल चीज है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चा क्लास में एरर कर रहा है वो डम्ब है। हर बच्चा कहीं ना कहीं क्लास में एरर्स करता है, गलतियां करता है। तो हमें उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। हर बच्चा एरर करता है और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे एरर्स कर रहे हैं वो डम है। सभी बच्चे कैपेबल होते हैं, बस उनको सही दिशा में गाइडेंस और मेंटरिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर को बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा एरर कर रहा है, अरे ये तो एरर करेगा ही, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। टीचर को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंस्टेड टीचर को बच्चे के हर एरर को करेक्ट करने की या करवाने की क्षमता रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, ताकि बच्चे के हर एरर में करेक्शन हो, बच्चा कंसेप्ट को सही से समझे और आगे जाके गलतियां ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना है, हमें उनके एरर्स को ठीक करवाना है ताकि उनकी सारी मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। अब टीचर्स को बच्चों के एरर्स को तो रिमूव करवाना है, ठीक है, ये एक सही बात है, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो टीचर को बच्चों के एरर्स को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अगर टीचर किसी बच्चे की मैथ्स की कॉपी चेक कर रही है और उसमें कोई एरर दिखता है तो टीचर को ऐसे कभी भी पॉइंट करके नहीं बताना चाहिए कि तुमने इस लाइन में ये गलती की है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा और दूसरा बच्चा कभी भी अपनी गलती को समझ नहीं पाएगा कि वो ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है। तो इसके अलावा एक और तरीका है जो टीचर को अपनाना चाहिए, वो ये है कि टीचर को कुछ ऐसा मतलब मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, कुछ ऐसा तरीका यूज करना चाहिए कि बच्चे को अपनी गलती का खुद एहसास हो जाए और वो अपनी गलती को खुद ब खुद ही ठीक कर सके। मतलब उसको टीचर की हेल्प ना पड़े, ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब सपोज कीजिए एक बच्चा 2+7 को 8 लिख देता है, पर 2+7 तो 9 होता है। अब अगर टीचर बच्चे को बुला के बोलेगी कि तुमने ये 2+7 को 8 क्यों लिखा है, ये तो 9 होना चाहिए, वो एक गलत तरीका होगा। यहां पे आप फिर एरर को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया है कि टीचर को एरर को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना है। टीचर को कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी है कि बच्चा खुद ब खुद अपनी गलती को रियलाइज कर ले और ठीक कर ले। तो इस केस में टीचर क्या कर सकती है? टीचर बच्चे के एक हाथ में 2 टॉफियां दे सकती है और दूसरे हाथ में 7 टॉफियां दे सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चे को बोले कि वो अपने दोनों हाथों में जो टॉफियां हैं उनको गिन के बताए। अब बच्चा जब टॉफियों को एक एक करके गिनेगा वो बता देगा कि उसके पास टोटल 9 टॉफियां हैं। तो टीचर अब ये मौका यूज कर सकती है कि देखो तुम्हारे इस हाथ में 2 टॉफियां थी, इस हाथ में 7 टॉफियां थी, टोटल 9 टॉफियां हो गई, लेकिन तुमने कॉपी में 2+7 को 8 क्यों लिखा है? तो बच्चा खुद ब खुद कह देगा कि हाँ उसने गलती की है और 2+7 9 होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी जो बात है वो समझ आ गई है कि कभी भी हमें एरर्स को पॉइंट नहीं करना है, हमें बल्कि बच्चों को उनके एरर्स के लिए खुद रियलाइज करवाना है ताकि वो अपने एरर्स को खुद ब खुद ही करेक्ट करवा सकें। नेक्स्ट ये है कि एरर्स गिव इनसाइट इनटू थिंकिंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। कि बच्चे जो भी एरर्स करते हैं टीचर को उनको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। अब सपोज कीजिए एक बच्चे ने 3 × 4 को 7 लिख दिया, 3+4 को 12 लिख दिया। अब इससे होगा क्या? अब ये दोनों चीजें गलत हैं, या
एक टीचर तो ऐसी हो सकती है जो बच्चे को बुलाएगी, डांटेगी, पीटेगी और बोलेगी कि तुम्हें ये सिंपल कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, 3 into 4 7 कैसे हो गया, 3 + 4 12 कैसे हो गया। लेकिन दूसरा तरीका है कि अगर टीचर बच्चे के सॉल्व किए हुए इस सम्स को ध्यान से देखे तो उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा कहां गलतियां कर रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं कि बच्चे ने 3 into 4 को जब 7 लिखा है तो उसने 3 + 4 कर दिया है, 3 + 4 को जब 12 लिखा है तो उसने 3 into 4 कर दिया है। मतलब वो इस इंटू को प्लस समझ रहा है और इस प्लस को इंटू समझ रहा है। तो टीचर अगर ये चीज एनालाइज कर ले तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बच्चा कहां गलत सोच रहा है और उस चीज को कैसे ठीक करना है। टीचर यहां पे अच्छे से समझ जाएगी कि बच्चा इनटू और प्लस में कंफ्यूज हो रहा है और फिर टीचर के लिए इस चीज को ठीक करना बहुत ही आसान चीज बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि हमें बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना है, उन एरर्स को हमें करेक्ट करवाना है बच्चों से ही। हमें डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना है किसी भी एरर्स के लिए, बल्कि हमें बच्चों को खुद रियलाइज करवाना है कि उन्होंने मिस्टेक की है और वो अपनी मिस्टेक खुद ही करेक्ट कर पाए। और फिर एरर्स हमें बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को जानने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे समझाया कि अगर टीचर यहां पे सही से एनालाइज कर ले तो वो अच्छे से समझ जाएगी कि प्लस और इनटू में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और इसको फिर करेक्ट करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि एरर्स होते क्या हैं, ठीक है, उन एरर्स को टीचर्स को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन एरर्स को कैसे बच्चों को रियलाइज करवाना चाहिए कि उन्होंने एरर्स किया है, ताकि वो अपने आप अपनी गलती ढूंढ के उन एरर्स को ठीक कर लें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। एग्जाम में टाइप्स ऑफ एरर्स पे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस पार्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। एरर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: केयरलेस एरर्स, कंप्यूटेशनल एरर्स और कंसेप्चुअल एरर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं केयरलेस एरर्स से। केयरलेस एरर्स क्या होते हैं? केयरलेस एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हम ध्यान ना देने की वजह से करते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी में कर देते हैं। केयरलेस एरर्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पहला एग्जांपल है कॉपिंग द प्रॉब्लम रॉन्ग टू बिगिन विद। आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है एग्जाम के पेपर में और आप उसको आंसर शीट पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उस प्रॉब्लम में जो रकमें दी गई हैं, कोई नंबर दिए गए हैं, उनको ही गलती से गलत उतार लिया। राइटिंग अ रॉन्ग नंबर, सम सॉल्व करते करते आपने 7 को 9 लिख दिया और उसकी वजह से आपका पूरा सम गलत हो गया। स्लॉपी हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग में सम करना ताकि टीचर समझ ना पाए। नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस, आपको क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शंस दी थी, आपने आधा क्वेश्चन पढ़ लिया और बाकी डायरेक्शंस छोड़ दी, वो भी एक केयरलेस एरर है। टाइपिंग इन रॉन्ग इनटू द कैलकुलेटर, मतलब आप कैलकुलेटर में सम को सॉल्व करते हुए रॉन्ग नंबर दबा दें या टाइप कर दें, वो भी एक केयरलेस एरर्स है। तो हमें ये याद रखना है कि केयरलेस एरर्स तब होते हैं जब हम जल्दी में या ध्यान ना देने की वजह से एरर करते हैं। केयरलेस एरर का मतलब ये नहीं है कि हमें चीजें आती नहीं है, हमें चीजें आती हैं पर हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्यूटेशनल एरर। कॉम्प्यूटेशनल एरर तब आता है जब हम गलत एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर दें। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा 9 + 7 को 16 की बजाय 18 लिख दे, और बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, तो इस टाइप का एरर कॉम्प्यूटेशनल एरर होगा। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से समझना है कि केयरलेस जो एरर होता है वो हमारी ध्यान ना देने की वजह से होता है, पर कॉम्प्यूटेशनल एरर वो होता है जब हम कंप्यूट करते करते गलत कर देते हैं। जैसे कि 9 को 3 से डिवाइड किया तो 2 लिख दिया, तो ये कॉम्प्यूटेशनल एरर है। इसका मतलब भी ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, शायद हम उसको दोबारा करें तो ठीक कर दें, लेकिन दिमाग में हमने कोई गलत कैलकुलेशन कर ली, गलत कंप्यूटेशनल कर ली, जिसके कारण ये कॉम्प्यूटेशनल एरर आ गया। तीसरा है कंसेप्चुअल एरर। ये सबसे खतरनाक एरर है। कंसेप्चुअल एरर का मतलब है कि आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, ये सबसे खतरनाक एरर है और टीचर को इस एरर को रिजॉल्व और ट्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब सपोज कीजिए टीचर ने बच्चे को यह प्रॉब्लम दी कि सैली एंड हर फ्रेंड्स हैव अ बैग ऑफ कैंडी विद 24 पीसेस ऑफ कैंडी, के सैली और उसके फ्रेंड्स के पास एक कैंडी का बैग है जिसमें 24 पीसीज हैं कैंडी, मतलब टॉफी के। सैली और उसने फ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि वो हर बच्चा उस बैग में से 6-6 पीसेस ले लेगा, शेयर करेगा। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर ऑल टुगेदर, के टोटल कितने फ्रेंड्स होंगे? कि 24 पीस कैंडी के एक बैग में है और बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हर बच्चा
इस बैग में से 6 कैंडियां ले लेगा तो टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? आंसर होना चाहिए 24/6 इक्वल टू 4। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और बोला कि इतने फ्रेंड्स हैं, मतलब 144 फ्रेंड्स हैं। तो ये गलत है, ये कंसेप्चुअल एरर है। बच्चे को डिवीजन के कंसेप्ट के बारे में ही नहीं पता है और वो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल एरर है, ये बहुत खतरनाक एरर है और टीचर को इसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए और अगर ये एग्जिस्ट करता है बच्चे में तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। तो शायद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जिनसे रिलेटेड हमने कोई थ्योरी ना पढ़ी हो इस वीडियो में, पर वो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप वो कुछ बिना पढ़े भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, छाया सिंप्लीफाइड द रैशनल नंबर -25/-30 इक्वल टू -5/6 के छाया ने -25/-30 को -5/6 लिख दिया, जबकि वो 5/6 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। तो दिस एरर कैन बी कंसीडर्ड एज, कि हम इस एरर को क्या कंसीडर कर सकते हैं? केयरलेस एरर, कंसेप्चुअल एरर, प्रोसीजर एरर, एरर ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये क्लियरली कंसेप्चुअल एरर है, क्योंकि बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि माइनस अगर डिवीजन में ऊपर भी हो तो नीचे भी हो और आपस में फिर वो कट जाते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है। बच्चे ने 25 और 30 को तो अच्छे से सॉल्व कर दिया, लेकिन माइनस को फिर भी छोड़ दिया क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा कंसेप्चुअल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेरी कॉमन एरर ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इज 5y + 3 = 8y। के लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए एक कॉमन सा एरर जो बहुत बच्चे करते हैं वो ये है कि वो 5y + 3 को 8y लिख देते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म्ड एज, ये अगेन एक कंसेप्चुअल एरर है। बच्चे का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है कि अगर यहां पे y नहीं है तो हम इसको 8y नहीं लिख सकते हैं, ये 5y + 3 ही रहेगा। इसलिए बच्चे के कंसेप्ट में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये भी कंसेप्चुअल एरर है। नेक्स्ट है, इन एन एक्सरसाइज द क्वेश्चन वाज मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स PQ RS। द चाइल्ड आंसर्ड लेंथ ऑफ AB = 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB = 3 सेंटीमीटर। के पेपर में क्वेश्चन था कि आप PQ और RS की लेंथ को मेजर कीजिए, लेकिन जब बच्चे ने आंसर लिखा तो उसने PQ और RS की बजाय ये लिख दिया कि AB = 5 सेंटीमीटर और जब इसको मापा तो लिख दिया AB = 3 सेंटीमीटर। दिस रेफर्स टू, ये कैसा एरर है? कंसेप्चुअल एरर है? नहीं, ये एक तरह से केयरलेसनेस का वाला एरर है कि बच्चे ने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और PQ को AB लिख दिया और RS को भी AB लिख दिया। तो ये कंसेप्चुअल एरर नहीं है। प्रोसीजरल एरर भी नहीं है। एरर ड्यू टू हैबिट ऑफ नेमिंग लाइन सेगमेंट एज AB, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे ने एरर इसलिए किया क्योंकि बच्चे में एक हैबिट बन चुकी थी कि वो लाइन सेगमेंट को हमेशा AB का नाम ही देता था, इसलिए जब उसने PQ और RS को मेजर किया तो आंसर लिखते हुए दोनों को AB लिख दिया, जबकि वो PQ और RS थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सलमान सॉल्व्स -3 - 4 = +7, दिस एरर इज कमिटेड एज, कि सलमान ने सॉल्व करते हुए -3 - 4 को +7 लिख दिया। दिस एरर इज कमिटेड एज, कि ये एरर क्यों आया है? सलमान इज केयरलेस? नहीं, ये तो उसके कंसेप्ट में ही कोई गड़बड़ है कि उसने -3 - 4 को -7 की बजाय +7 लिख दिया। सलमान इज नॉट क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बताया ये कंसेप्चुअल एरर है। इसका मतलब है कि सलमान को इंटीजर्स के एडिशन के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि -3 और -4 को जब हम एक तरह से सॉल्व करेंगे तो -7 बनेगा, +7 नहीं बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं पर एडिशन में नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट राइट्स 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/6 सेंटीमीटर एंड 15 किलोमीटर बाय 15 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर आप यहां पे देखें तो बच्चे ने 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर को 5/6 सेंटीमीटर लिख दिया, ये गलत है। इसका आंसर 5/6 होना चाहिए था, क्योंकि जो ये सेंटीमीटर है ऊपर और नीचे दोनों कट जाते हैं, रेशो में कभी भी यूनिट नहीं आता है। इसका आंसर 5/6 होना चाहिए था। तो बच्चे ने एक तो ये गलती की है। फिर यहां पे उसने 15 किलोमीटर बाय 15 मीटर, उसने पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया इनटू 1000।
ठीक है, इसको 15 से डिवाइड किया है, यहाँ पे ये 15 कट गया और उसने आंसर लिख दिया 1000 मीटर। यहाँ पे भी बच्चे ने यही गलती की है कि ये मीटर नहीं आएगा क्योंकि ये रेशो है। रेशो में यूनिट्स कट जाती हैं, कभी भी यूनिट नहीं आता है। तो बच्चा गलती क्या कर रहा है कि वो यूनिट लिख रहा है जबकि यूनिट नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑलवेज कमिट्स क्लेरिकल एरर ऑफ राइटिंग यूनिट विद रेशो, कि बच्चा हमेशा एरर करता है कि रेशो के साथ यूनिट लिख देता है। ये बिल्कुल सही है, पर ये क्या बेस्ट आंसर है? एक बार बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हैज क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन, ये भी सही है क्योंकि बच्चे ने कन्वर्जन तो ठीक की है। यहाँ 15 किलोमीटर को 15,000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो उसने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको यूनिट्स का और कन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन सही है। पर क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कैन रिड्यूस फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म करेक्टली एंड कैन राइट देयर यूनिट्स प्रॉपरली, कि बच्चा फ्रैक्शंस को, जैसे 10/12 को उसने 5/6 में आसानी से राइट कर दिया, तो बच्चा फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकता है और उनके यूनिट्स भी प्रॉपरली लिख सकता है। ये गलत है, फ्रैक्शन का तो कभी यूनिट होता ही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। फोर्थ, हैज कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, फ्रैक्शंस बट मिस द कंसेप्ट दैट रेशियो डज नॉट हैव यूनिट्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे सही यही आंसर है कि उसको यूनिट्स का कंसेप्ट पता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या होता है। कन्वर्जन भी उसने सही की है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। फ्रैक्शंस का भी उसको कंसेप्ट आता है कि उसकी, क्योंकि उसने 10/12 को 5/6 में कन्वर्ट कर दिया है। पर उसको क्या नहीं आता है? बट मिस द कंसेप्ट दैट रेशियो डज नॉट हैव यूनिट्स, कि उसने ये कंसेप्ट मिस कर दिया है कि रेशियो डज नॉट हैव यूनिट्स, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A child of class 7th defined a rectangle as follows. A rectangle is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. कि rectangle एक ऐसा quadrilateral है जिसकी opposite sides parallel होती हैं और equal होती हैं. This definition reflects that the child ने यहाँ पर rectangle की definition जो दी है वो ठीक दी है, पर क्या ये complete है? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, पर रेक्टेंगल की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्या बच्चे ने वो बताई हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कैन नॉट रिकॉग्नाइज द शेप, ये गलत है। उसने शेप को रिकॉग्नाइज तो अच्छे से कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज जो बताई हैं वो सही बताई हैं। डू नॉट नो द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप, ये भी गलत है। उसने जो दो प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये सही बताई हैं। तीसरा, knows the properties of the shape but repeated some properties in the definition, ये भी गलत है। उसने कोई प्रॉपर्टी रिपीट थोड़ा ना की है, उसने तो ये बताया है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। knows some properties but missed some important information to complete the definition, कि उसको कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं पर उसने कुछ प्रॉपर्टीज मिस कर दी और इसकी वजह से डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अलावा रेक्टेंगल की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसका एंगल 90 डिग्री का होता है हमेशा, दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है। तो इस तरह से उसने डेफिनेशन जो दी है वो ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये दी है और ऑप्शन में लिखा है कि हाँ उसको ये प्रॉपर्टीज पता है, उसने सही बताई है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये आपको भी पता है। तो इसका आंसर आप सीधा ऑप्शन नंबर 4 आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू रीड द फॉलोइंग नंबर्स 306 408 400 84010। बच्चे ने इन नंबर्स को कैसे पढ़ा? 306 को उसने 306 की बजाय 36 पढ़ा, 408 को उसने 48 पढ़ा, 4008 को उसने पढ़ा 408, 4010 को उसने पढ़ा 4010। तो बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है? वो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। वो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दो डिजिट्स को इकट्ठा बोल रहा है, 36, 48, 408, मतलब लास्ट डिजिट को वो अलग ले रहा है। तो इसमें बच्चा गलती क्या कर रहा है? अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड फील्स कंफर्टेबल यूजिंग 2 डिजिट नंबर्स ओनली,
कि बच्चे को प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं पता है, इसीलिए वो 30 को अलग बोल रहा है, 6 को अलग बोल रहा है, 40 को अलग बोल रहा है, 8 को अलग बोल रहा है, और हमेशा वो 2 नंबर्स को बोलने में ही कंफर्टेबल है, कभी 3 नंबर्स को नहीं बोल पा रहा है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा यही कर रहा है। वो 306 को अगर इकट्ठा बोलेगा तो उसको तीनों नंबर्स को एक बार में लेना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो मैक्सिमम 2 नंबर्स को एक बार में ले पा रहा है, इसलिए बोल रहा है 30 फिर 6, 40 फिर 8, 400 फिर 8। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी तक हमने देखा कि बच्चा जो भी एरर्स करता है वो अपनी केयरलेसनेस की वजह से या कंसेप्चुअल एरर्स की वजह से करता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा एरर्स करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज टीचर ने क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझाया, तो इस तरह का ट्रायंगल बनाया। टीचर ने जो भी थ्योरम्स समझाए, कंसेप्ट समझाए, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसा ही समझाया। अब बच्चा एक और बुक पढ़ता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है। बेसिकली ये चीजें सेम है, इस चीज को घुमा के ऐसा रख दिया गया है, लेकिन ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन जब बच्चा इस ट्रायंगल को देखता है तो वो बिलीव नहीं करता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसके मुताबिक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसा होता है। ये क्यों? क्योंकि टीचर ने हमेशा जब भी उसको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझाया है तो हमेशा ट्रायंगल को ऐसा ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टीचर की मिस्टेक की वजह से ही या टीचर की लिमिटेड इंफॉर्मेशन देने की वजह से ही बच्चा ये एरर कमिट कर रहा है, और उसको नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि ये भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। While solving a problem based on Pythagoras theorem, a teacher draws a following triangle ABC। कि टीचर ने एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया पाइथागोरस थ्योरम समझाते हुए। बच्चे ने कहा कि ये ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल तो ऐसा होता है। तो ये एरर बेसिकली क्यों हुआ, ये मिसकंसेप्शन क्यों आई? अभी मैंने आपको बताया था कि मिसकंसेप्शन इसलिए आई क्योंकि टीचर ने हमेशा क्लास में ट्रायंगल को ऐसा ही बनाया, और जब टीचर ने ऐसा ट्रायंगल बना दिया तो बच्चे ने कहा कि ये तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल तो हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि हिज टीचर मस्ट हैव ऑलवेज ड्रॉन द ट्रायंगल इन दिस पर्टिकुलर वे। इसलिए बच्चे को लगता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, और यही बच्चे की मिसकंसेप्शन का रीजन है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां टीचर की बेसिकली कम्युनिकेशन या गलती की वजह से बच्चे ने एरर किया है। क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। के टीचर ने बच्चे को ये 2 स्टेटमेंट्स लिखने के लिए कहा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4, 3 टाइम्स एक्स माइनस 7, और स्टूडेंट ने लिख दिया 2x प्लस 4, 3 टाइम एक्स माइनस 7। पर टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चा लिखेगा 2 ऑफ होल एक्स प्लस 4 एंड 3 होल ऑफ एक्स माइनस 7, मतलब ये एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 ब्रैकेट में आएगा। जो ये मिस्टेक हुई है बच्चे से, ये क्यों हुई है? अब देखिए, ये मिस्टेक क्लियरली कम्युनिकेशन के कारण हुई है। ये मिस्टेक कोई भी कर सकता है, शायद मैं और आप भी कर सकते हैं जिन्होंने इतना मैथ्स पढ़ रखा है। तो इसकी ऑप्शंस देखते हैं, अब उनमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर फिट बैठता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लीनियर इक्वेशंस नहीं, केयरलेस लिसनिंग बाय स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि जो टीचर ने बोला वही कंफ्यूजिंग था। कोई भी बच्चा इसको ऐसे ही लिखेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4 मीन्स 2x प्लस 4। लैंग्वेज यूज बाय टीचर बिल्कुल सही है, टीचर को सही से लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी कि ट्वाइस ऑफ होल एक्स प्लस 4। टीचर ने सिर्फ बोला ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4, तो कोई भी बच्चा ऐसे ही लिखेगा। तो ये लैंग्वेज टीचर ने ऐसे यूज की जिसके कारण बच्चा समझा कि ये 2x प्लस 4 है और बच्चे ने एरर किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने देखा कि इस टॉपिक से कितने